साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक हर बार की तरह मोस्टली अप्लाइड, बट एक विजिबली जो क्वेश्चन जो एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट है उससे यूपीएससी ने नहीं पूछा, बट सोलर स्टॉर्म के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यहां पर जो कई लोगों ने जो तुक्के या जो समझ लो वो बनाए हुए थे वो भी यहां पर वर्क कर रहा था, बट वो एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, कंटेंट के हिसाब से एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। और इस कंटेक्स्ट में भी कि क्या टॉपिक्स और कैसे वो न्यूज में थे। ये क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा उपरोक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कोविन के लिए ओपन सॉफ्टवेयर यूज किया गया था, आरोग्य सेतु के लिए भी। अब यहां 1 और 2 पता है, फिर है आपका डिजिलॉकर एंड दीक्षा। डिजिलॉकर आपका 2016 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जहां पर आप 1 MB तक अपनी फाइल्स रख सकते हो। एग्जैक्टली 1 MB नहीं पता है, एक इफेक्ट हम वापस चेक कर सकते हैं। और आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म जो ट्रेनिंग के लिए है, ये चारों ही है जो इस पर है 1 2 3 4। और जो एक थिंकिंग कई लोगों ने बनाई हुई थी कि साइंस एंड टेक में अगर अप्लाइड क्वेश्चन आए तो ऑल लगाना है, तो कई लोगों ने ऐसे तुक्का मारा था, तो वो यहां वर्क कर रहा था, बट एग्जैक्टली जो है ये चारों जानने चाहिए थे। और इस क्वेश्चन को वैसे तो लीव भी किया जा सकता है अगर आपको फिर दीक्षा के बारे में नहीं पता, बिकॉज यहां पर 1 2 3 ऑप्शन नहीं है। तो अगर 1 2 3 ऑप्शन है तो 4 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहां पर आंसर है जो इसका वो है डी। टफ क्वेश्चन नहीं, इजी, क्योंकि चारों अलग अलग न्यूज में थे। और यूपीएससी का हमेशा स्टाइल रहा है कि एक जगह से वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे हमारा तरीका है, हम डिजिटल लॉकर है, डिजिटल लॉकर के बारे में 4 स्टेटमेंट करके क्वेश्चन करते हैं। वो जगह जगह जो टॉपिक न्यूज में है उसको असेंबल करता है, फिर क्वेश्चन पूछता है। वो इसने ऐसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब 3.0। वेब 3.0 जनवरी के लास्ट वीक में न्यूज में था, जहां हिंदू में वेब 1.0, 2.0, 3.0 पर एक आर्टिकल था। और 3.0 कैसे फ्यूचर में यूजफुल हो सकता है उस कंटेक्स्ट में पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा था, और इस कंटेक्स्ट में ये न्यूज में था। वेब 2.0 के बाद वेब 3.0 आ रहा है, जहां पर आप सीमलेस इंटरेक्शन कर सकते हो। वो जो है ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, और यहां पर जो है यूजर जो है इसको कलेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। यह न्यूज में था। अब यहां ऑप्शन है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। इन वेब 3.0 देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। अगर 2 है तो 1 भी होगा, 2 अगर 1 भी होगा तो 1 and 2। थर्ड है, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन। अगर आपको ब्लॉकचेन का बेसिक कंसेप्ट पता है और आप सेकंड अगर फिगर आउट कर लेते हो, सेकंड के बेस पे आप ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि 3rd भी होगा, 1 भी होगा। वह ब्लॉकचेन की आपको समझ होनी चाहिए, बिकॉज ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर वो कंसेप्ट पता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि 3rd भी होगा। इसका आंसर है 1 2 3 डी ऑल। 1 2 3 डी ऑल। नेक्स्ट है सास के बारे में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पार्ट है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जैसे आप यूज करते हो अडोबी का कोई प्लेटफॉर्म, आप जाओ याहू, आउटलुक वगैरह यूज करते हो, या आप जो है एडोब का ग्राफिक्स के लिए कोई प्रोग्राम यूज करते हो। अगर आपने उनको यूज किया तो आप क्वेश्चन इसको आसानी से कर सकते हैं। पहला है, सास क्या करता है, प्रयोक्ता अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है। यहां पर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उपलब्ध करवा रहा है, तो आप यहां बैठे जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो आप कर सकते हो, तो वो सही है। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। दे कैन एक्सेस दियर डाटा थ्रू मोबाइल डिवाइस। यस, सही है। थर्ड है, आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के जो है एक रूप है, फॉर्म है। सही है, आंसर डी। अब यह जो अगर आपने एप्लीकेशन यूज किया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने आउटलुक यूज किया, याहू यूज किया है, जहां पर याहू क्या एक तरह से आपको सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आपने इन सॉफ्टवेयर को यूज किया है तो आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या किसी भी जो है प्लेटफॉर्म को आपने यूज किया, चाहे आप वेबसाइट के लिए भी अगर आपका एडोब ड्रीम वीवर वगैरह अगर आपने यूज किया है तो थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन आसान था। नॉर्मली जो अदर बैकग्राउंड के हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ हो सकता है। इसका आंसर है डी ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement best reflect the idea behind fractional orbital bombardment? हाइपरसोनिक मिसाइल के कंटेक्स्ट में यूज में था, टफ क्वेश्चन था, एग्जाम कंटेक्स्ट में इसको लीव करना चाहिए था। अब यहां पर अगर हम जो है ऑप्शन देखें बी और डी, जो डिडियम्स के कंटेक्स्ट में न्यूज में हो सकते हैं, तो कई लोग न्यूज में है तो आंसर वो बी और डी मार्क कर सकते हैं, बट बी और डी नहीं। क्वेश्चन टफ था, इट शुड हैव बीन लेफ्ट आउट। इसका आंसर है सी, ए मिसाइल पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डीऑर्बिट्स ओवर टारगेट ऑन द अर्थ। और अगर आप ऑर्बिटल बम्बारमेंट फ्रैक्शनल थोड़ा अगर ब्रेक करोगे तो वहां तक पहुंच सकते हो, बट क्वेश्चन टफ है, इट शुड हैव बीन लेफ्ट आउट। आंसर है इसका सी। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न के रूप में होता है? निर्माण का आपने क्यूआईपी देखा होगा, जो सबके लिए निर्माण के ऐप पर अवेलेबल था फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अभी भी उपलब्ध है। तो वहां पर क्वांटम एंटेंगलमेंट, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम की एनक्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की एनक्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की एनक्रिप्टोग्राफी पढ़ाया गया था। तो वहां पर ये क्वांटम जब पढ़ाया गया था और वहां कंटेक्स्ट क्या था वो भी बोला गया था कि मऊ में हमारी जो सेटअप हुई है क्वांटम के कंटेक्स्ट में लेबोरेटरी, जहां पर सिकमोर के बारे में हमने पढ़ाया था, वहां से सीधा सीधा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा क्यूबिट के बारे में। कोई डाउट का क्वेश्चन नहीं है, पूरा करंट में था, 2 साल से करंट में चल रहा है। 2020 में भी जब यूपीएससी ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा तो उसके ध्यान में क्वांटम था, ध्यान में क्वांटम था। सिंपल क्वेश्चन है इसका, क्वांटम संगणन, और ये सिंपल निर्माण के क्यूआईपी नोट से सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। निकट परिपथ टेलीविजन, ये सीसीटीवी है, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कौन से आपके शॉर्ट रेंज में आपका सेकंड तो है ही आरएफआईडी टैग, जब आप मॉल में जाते हो यूज होता है, सीसीटीवी है। अब यहां पर कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, बट इसके कंटेक्स्ट में अगर आप वाईफाई देखो, आपके जो रूम हाउस वगैरह में लगा हुआ है, तो यह जो है यह भी यही है। आंसर इसका डी। कई लोगों ने इसको हटा दिया, इसको उन्होंने मान लिया आरएफआईडी के मुकाबले यह जो है इसकी रेंज वाइड जो है, आरएफआईडी के मुकाबले इसकी रेंज वाइड है, तो ये नहीं होगा। तो कई लोगों ने आंसर इसका ए कर दिया, बट ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट हम बात करें बायोफिल्म के बारे में। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म एन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। विभिन्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो विभिन्न सरफेस वगैरह है, वहां पर एक छोटी सी परत का जो निर्माण कर लेते हैं, वो है आपकी बायोफिल्म। तो ये पहला सही है। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेस, यस हो सकती है। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोफिल्म है जो आपका एमडीआर, एक्सडीआर, माइक्रो जो है आपका रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में हो सकता है। इसका आंसर है डी ऑल। थोड़ा टफ था एग्जाम के पॉइंट से, तो एग्जाम में नहीं आ रहा तो लीव करना चाहिए था, पर कई लोगों ने जो एक थिंकिंग बना रखी है उस प्री थिंकिंग के बेसिस पर उन्होंने आंसर डी मार्क किया था। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विच प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में आप प्रोबायोटिक्स जो है दही लेते हो, जो यीस्ट और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, तो पहला सही है। पहला सही है तो आंसर ए है, सी है। अब यहां पर आपके लिए कंफ्यूजन ही नहीं है कि 1 2 3 ऑप्शन है। सेकंड है, organisms in probiotics are found in foods we ingest, but they do not necessarily occur in our gut. Probiotics help in digestion of milk, sugars. अब यह जब करते हो तो यहां पर इसका बेनिफिट जो है लिखा रहता है। अगर आपने प्रोबायोटिक्स दही खाया है तो उसका सूचना पड़ी है, ये लिखा रहता है। और यहां पर अब यहां पर बिकॉज 1 2 3 नहीं है, तो आपके लिए सोचना आसान है, 1 3 कर सकते हो। वैसे ये गट्स में भी मिलते हैं, आपके पेट में भी मिलते हैं। और प्रोबायोटिक्स जो है खाते हो तो खाने का कारण भी है कि गट्स में आपको ये प्रोग्रेशन करते हैं और यह आपके पाचन में मदद करते हैं। तो अगर आपको ये थर्ड पता है तो आप ये सोच सकते हैं कि ये तो गट्स में होंगे क्योंकि ये मदद करेंगे, तो उससे भी हटा सकते हो। 2 और 3 कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो 2 और 3 एक साथ वैसे भी नहीं आएंगे, 2 और 3 वैसे भी नहीं आएंगे, और 1 डेफिनेटली सही है। अब 3 के बारे में सोचना है, 1 और 3 इसका आंसर है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली निर्माण के क्यूआईपी के नोट्स में जो था वो करवाया गया है। वायरल वेक्टर वैक्सीन, आपका एमआरएनए वैक्सीन, आपका जो है
इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ये सब जो है निर्माण के क्यूआईपी के नोट में एग्जैक्टली लिखाया गया है कि स्पुतनिक क्या है, आपका मेडोना क्या है, जॉनसन की जेनेसन क्या है। सिंपल क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन टफ है बिकॉज कोविड चल रहा था न्यूज में, पर हमने उसके तहत तक ही नहीं गए कि यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। सेम पैटर्न पे यूपीएससी ने क्वेश्चन सीडीएस का 2022 का फर्स्ट जो एग्जाम है क्वेश्चन था, और नूरियामान का जो केआईपी जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल था, वहां पर उसी क्वेश्चन को दिखाते हुए इसको डेप्थ में करवाया गया था। यहां पर पहला है जो एमआरएनए प्लेटफॉर्म पर आपकी कोविडशील्ड बनी है, जबकि वहां पर हमने देखा था कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही जो है इनएक्टिवेटेड एटेन्यूएटेड जो है आपकी पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, तो 1 नहीं हो सकता। और अगर आप 1 सीधा ही हटाते हो तो आंसर बी, सिंपल 2 और 3। कौन कह रहा है कि एलिमिनेशन टेक्निक 2022 में वर्कआउट नहीं कर रही? वर्कआउट कर रही है। आपको वो कंटेंट कैसा पता है वो पता होना चाहिए। और स्पुतनिक आपकी वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है। अब एमआरएनए और वेक्टर बेस्ड वैक्सीन में माइन्यूट डिफरेंस है, वो आपने क्लास में जो है पढ़ा होगा निर्माण के एग्जैक्टली नोट्स में। ये जो सिंपल स्टेटमेंट दिए हुए उन्होंने वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, if a major solar storm reached the earth, which of the following are possible effects on the earth? सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लायर चल ही रहे थे, म्यूज, हेलियोस्वार्म वगैरह जो है हमने क्यूआईपी की क्लास में पढ़े थे। वहां पर इंपैक्ट क्या होगा वो भी देखा था। अगर वो आएंगे तो आपका जीपीएस सैटेलाइट वगैरह इंपैक्ट होगा। तो फर्स्ट होगा सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। अब यहां पर सोलर फ्लेयर जो आपका मैग्नेटोस्फीयर रोक लेता है, तो इसका सुनामी से क्या असर है? 2 हटा दो, 2 जो ही हटाओगे आंसर, वैसे कुछ भी नहीं जानते हो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। आंसर है सी। ये भी न्यूज में था जब म्यूज, हेलियोस्वार्म टॉपिक्स हमने पढ़े थे, वहां समझाया गया था। 2 आप ज्योग्राफी का आपका जो नॉलेज है उसका जो कॉमन सेंस है, जो कि मोस्ट अनकॉमन है, उसको अगर हटाते हो तो आंसर आ जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा? सी। नेक्स्ट, नॉन फंजिबल टोकन। यह भी द क्यूआईपी के जो नोट्स हैं वहां पर सिंपल तौर पर एक्सप्लेन किया गया था नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है। नॉन फंजिबल टोकन जो ब्लॉकचेन पर आधारित है, जो फंजिबल नहीं है, जो मनी की तरह ट्रेडेबल नहीं है, और यूनिक फिजिकल एसेट को रिप्लेस करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका ट्विटर का ट्वीट जो है उसे एनएफटी के तौर पर बेचा गया था, उस कंटेक्स्ट में मोनालिसा की पेंटिंग, ये सब कुछ न्यूज में चल रहा था। यहां पर ये जो थर्ड ऑप्शन है, they can be traded or exchanged at the equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction। medium of commercial transaction इनको यूज नहीं किया जा सकता, बस इतना ही पता है। आंसर आ जाएगा आंसर ए। और ये पूरी तरह क्यूआईपी के नोट्स में एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका को सर्वोत्तम वर्णन है? बी सेल एंड टी सेल। और टी सेल के कंटेक्स्ट में, कैंसर के कंटेक्स्ट में ये हमने पढ़ा है, यह भी क्यूआईपी के नोट में करवाया गया। और टी सेल थेरेपी जो है वह न्यूज में भी थी कैंसर के कंटेक्स्ट में, और पीआईबी में भी इसको सफिशिएंटली कवर किया गया था। टी सेल और बी सेल आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। तो यहां पर जो कंफ्यूजन हो रहा था वो डी और सी, क्योंकि कई लोगों ने केवल इसको इम्यून पढ़ा, बट यहां पर सप्रेस किया गया। सप्रेस नहीं करता इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को यह अप करता है, यह अप करता है। तो दे प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। इसका आंसर है डी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। सिंपल क्वेश्चन, और प्रीवियस अगर हम क्वेश्चन देखें तो उससे भी यह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो पार्टिकल्स पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature। nanoparticles जिनकी साइज 10 to the power -9 -10 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेचर में दे आर ऑलरेडी अवेलेबल, बट ह्यूमन की वजह से जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। पहला हटा दो, जो ही 1 हटाओगे। अब सेकंड, नैनोपार्टिकल्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। और कॉस्मेटिक्स के कंटेक्स्ट में आपको अगर पता ही है तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन इसके कंटेक्स्ट में पूछा ही था, जो है नैनो प्लास्टिक, जो सबसे बड़ा खतरा हो रहा है समुद्री जीवों के लिए। अगर वो क्वेश्चन भी याद आ जाएगा तो सोचोगे 2 सही है, और 2 सही है, 3 नहीं भी पता है, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था। इसको मैं टफ नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए बारकोडिंग पर।
डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू डीएनए बारकोडिंग। बारकोडिंग से क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो बारकोडिंग से अगर हम लाइब्रेरी में देखें तो बारकोड से हम विभिन्न चीजों को डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर ये थिंकिंग पता है फिर कैसे क्वेश्चन होगा। डीएनए बारकोडिंग कैन बी यूज ए टूल टू एक्सेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। क्या बारकोडिंग से आप एक्सेस करते हो, डिस्टिंग्विश करते हो? डिस्टिंग्विश करते हो। अगर सोचोगे तो वन नहीं होगा, वन नहीं होगा। सेकंड, डिस्टिंग्विश अमंग, तो टू होगा। अब फिर नहीं भी पता है, आंसर आ जाएगा, आंसर डी। बट ये मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने के लिए और इसको करने के लिए उसी तरह की प्रैक्टिस आवश्यक है, उसी तरह का आपको किसी के निर्देशन में वो थिंकिंग अडॉप्ट करना जरूरी है। केवल रटने से वो नहीं आएगा। और नो डाउट नहीं सुना है तो कई लोगों ने इस क्वेश्चन को लीव किया है, बट अगर आप ऑप्शन देखेंगे, एटिमोलॉजी का यूज करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यह जो थे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड किसकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है? यूपीएससी ने प्रीवियसली भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड करते हैं तो 2 और 4 करते हैं, 2 और 4। अब यहां पर कई लोगों ने मोनोऑक्साइड पर ध्यान नहीं दिया। कार्बन के ऑक्साइड्स भी अम्लीय वर्षा करते हैं, बट वहां पर CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। और वैसे भी ऑप्शन यहां पर 1 to 4 नहीं है, तो 1 to 4 तो नहीं है, तो कंफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सिंपल क्वेश्चन 2 और 4। और यह भी कई लोग इस सिंपल क्वेश्चन को भी गलत करके आए हैं। वो इसलिए नहीं, बल्कि वो एग्जाम प्रेशर था। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स केवल और केवल पढ़ने और ये कहने से कि यहां से आए उससे नहीं, आप वो जो एग्जाम प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करते हैं, आपने उसकी क्या तैयारी की है, उससे प्रीलिम्स निकलता है। तो ये पेपर देखकर और जो बम्बारमेंट हो रही है तो उसको आपको फ्लो में नहीं जाना है कि पेपर बहुत आसान था, ये पेपर ऐसा है। 9:30 to 11:30 एक्चुअल में जब हम बैठते हैं तब एक्चुअल में पता लगता है कि पेपर की वास्तव में हकीकत क्या है, उसका वेटेज क्या है। उस वेटेज, वो थिंकिंग क्या होनी चाहिए, उसी को यहां पर जो है डिस्कस किया गया। होप कि आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। एंड वी विल मीट यू in the mains classes of Nirman QIP. Thank you.